कंपनी नहीं है तो यहाँ पे ओनर भी नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर एडमिन है। यानी कंप्लीट एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर कम्युनिटी ही प्रोग्राम को रन कर रही है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री फाइनेंस की, पैसों की अगर बात करें तो जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक घर के अंदर दो लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। एक आप खुद मीन्स आप हो गया, आपकी फैमिली में जो भी टाइम लगा करके, चाहे जॉब में या बिजनेस में या फिर अपना कोई भी कारोबार है, उसमें आप पैसा लगा के जो पैसा कमाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव पैसा, यानी जिसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने पहले इनिशियली अपना टाइम लगाया ही है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके पास पैसा आया है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट, यानी उसको भी जॉब पे लगाया, यानी उसको भी काम पे लगाया, उसको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उससे भी पैसा बनाया, यानी पैसे को भी काम पे लगा करके पैसे से पैसा उन्होंने बनाया है, तभी जाकर के वो आज की डेट में कामयाब हुए। ठीक है, लेकिन पैसे को अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत की बात करें या फिर जो पैसा हमारे पास आज की डेट में लगाने के जो सोर्सेज हैं, यानी जिस पैसा जिसको आप काम पे लगाने के जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली लिमिटेड है। यानी आप हो सकता है कि कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर गोल्ड, जबकि सबके लिए हर एक इंडिया में खासकर गोल्ड का बहुत ज्यादा एक डिमांड जिसे हम कह सकते हैं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा गोल्ड हिंदुस्तान में ही आज की डेट में, जहां तक मेरा अंदाजा है, चाहे वो ऑर्नामेंट में हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, वो गोल्ड में ही लोगों ने लगाए हैं। साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, और खासकर बैंकिंग के तौर पर भी, यानी फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर और चीजों में भी हम लोगों ने पैसे लगाए। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अगर बात करें तो लोगों ने उनमें अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, है ना, यानी जो पैसा है वो वहां पर लगाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिकली बात करें तो या तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिला है या फिर कई जगह पर बहुत सारे लोगों का पैसा नुकसान भी हुआ। इनफैक्ट अगर आज की डेट में अगर बात करूं तो अगर बैंक में आप पैसा रखते हैं तो आप उसको कमा नहीं रहे हैं, उल्टा उससे नुकसान झेल रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी एक स्लो ग्रोथ है। गोल्ड की भी अगर बात करें तो वो भी आज की डेट में इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है, यानी आज से कुछ साल पहले जिन लोगों ने लगाया वो आज अगर बात करें तो एक लंबे टाइम में वो बहुत ज्यादा ग्रोथ आज की डेट में नहीं कर पाया है। लेकिन साथ ही साथ अब अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का भी एक जमाना शुरू हो चुका है। लेकिन शुरुआत अगर बात करें तो हमारा जो फाइनेंस मार्केट का था, जो लेन देन का हिसाब किताब था, हम लोग बार्टर सिस्टम में काम करते थे, यानी हम एक सामान लेते थे दूसरा सामान देते थे, बहुत पहले हुआ करता था। इनफैक्ट आज भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे रिमोट एरिया में जहां पर गांव में या फिर ऐसी जगह जहां पर अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, वहां पर अभी भी बार्टर सिस्टम में ही चलता है। साथ ही साथ थोड़े टाइम बाद गोल्ड का लेन देन शुरू हुआ, फिर कुछ लोगों ने कॉइन्स बना दिए क्योंकि उसको कैरी करना बहुत या फिर उसको ट्रांजैक्ट करना बहुत आसान हुआ। लेकिन फिर जब कॉइन का भी जमाना आया तो देखा कि भाई वो भी बहुत हैवी है। फिर उसके बाद पेपर करेंसीज डेवलप हुई, वो छपी तो गोल्ड के अगेंस्ट में ही है, लेकिन आज की डेट में बहुत कुछ बदल चुका है। ठीक है, अब पेपर करेंसी के बाद जो आपके हाथ में, आपके पॉकेट में प्लास्टिक कार्ड्स जो आ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बोलते हैं, उसका भी जमाना शुरू हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसमें हम पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, दुनिया भर में पेपाल वगैरह भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी का भी जमाना शुरू हो चुका है। बाकी जो इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन थे वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो चुकी हैं। क्रेडिट कार्ड का भी अगर मैं बात करूं तो उसको कैरी करना पड़ता है, कार्ड को कैरी करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक में खासकर मोबाइल में तो चालू हो चुका है, लेकिन इसकी जियोग्राफिकल लिमिटेशंस है। मतलब अगर आप, क्योंकि अब तो दुनिया छोटी हो गई है, लोग इधर उधर बहुत जगह ट्रैवल करते हैं, है ना, तो क्या है कि भाई आप मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह चले गए, चाहे सिंगापुर चले गए, चाहे दुबई चले गए, या फिर आप थाईलैंड चले गए, तो वहां पे क्या होता है कि आपका ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नहीं चलता है। बट क्रिप्टो करेंसी जब से ये आया है तब से अगर बात करें तो दुनिया के किसी भी कोने में आप जाते हैं तो उसको आप एक्सेप्टेंस उसकी मिलती है। इनफैक्ट आज ही मैं एक आर्टिकल में, मेरे पास हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं बेंगलोर से, खाजा साहब हैं, उन्होंने मेरे को भेजा
कि दुबई के अंदर एक लुलु मॉल है। लुलु मॉल ने वहां पर क्रिप्टो करेंसी से बाइंग शुरू कर दिया है। मतलब आप वहां पे ट्रांजैक्शन पेमेंट आप क्रिप्टो करेंसी में दे सकते हैं। ऐसे बहुत जगह पर है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बहुत कुछ आप लेन देन आप कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जब बात आती है तो आई एम श्योर जैसे हर फील्ड के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे कॉइन्स आ चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भी चीज कामयाब होती है, जो भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, जो भी चीज हाईलाइट होता है, तो उसके लिए लोग शॉर्टकट्स भी निकालते हैं। यानी लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने फेक काम भी किए हैं। ठीक है ना। ये जो आपके स्क्रीन के सामने जो आप देख रहे हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, लाइटकॉइन, इस तरह के कई सारे जेन्युइन और बढ़िया कॉइन्स अगर मार्केट में आए हैं, तो वहीं बहुत सारे फेक कॉइन्स भी मार्केट में आ चुके हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो जैसे हम ऑर्नामेंट की बात करते हैं, तो जैसे गोल्ड मिलता है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन हूबहू गोल्ड के मिलते जुलते ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं जो सस्ते मिलते हैं, है ना। उसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जेन्युइन कॉइन्स मार्केट में आए हैं, लेकिन आर्टिफिशियल या फिर नकली भी बहुत सारी सिस्टम में आए हैं। यानी आज जैसे मैंने कहा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में जब हम जानकारी लेंगे तो अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपको एटलीस्ट यहाँ पर जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी आप इस सिस्टम में या फिर आप अपने आप आए हो या फिर किसने आपको बुलाया हो या जबरदस्ती आप आए हो, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपको मैं क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करूंगा, जिससे आगे जाकर के आपको क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन के नाम से कोई बेवकूफ ना बनाए। ये मैं इतना सुनिश्चित आपको यहाँ पर करने वाला हूँ। कहने का मतलब, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में आया हुआ है। ठीक है, बट इसके नाम पे बहुत सारी धोखाधड़ी भी लोगों के साथ हुआ है। तो हम आज ये सीखेंगे कि जेन्युइन क्रिप्टो और नॉर्मल या फिर जिसे हम फेक क्रिप्टो कहते हैं, उसमें क्या चीजें जिससे हमको देखना है। क्योंकि हम लोग जब हमको अगर मान लीजिए हमारे हाथ में कोई 2000 का नोट या फिर 500 का नोट देता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को हम चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह नकली तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि क्या क्या चीजें चेक करनी है। इस कारण हम लोग नकली लेने से बच जाते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप चेक करके आप नकली क्रिप्टो करेंसी से बच सकते हैं। सबसे पहले टोटल सप्लाई, यानी क्रिप्टो करेंसी, जब भी आपके सामने कोई क्रिप्टो करेंसी की बात करता है तो सबसे पहला सवाल आपका होना चाहिए, कितनी सप्लाई उसकी टोटल आने वाली है, यानी टोटल सप्लाई कितनी है। ठीक है, अब टोटल सप्लाई के नाम पर पहले तो जब शुरुआत हुई थी तो बहुत लंबे इतने बड़े फिगर्स लोग बताने लग गए थे कि जिसको अगर मैं लिखने के लिए बोलूं तो भी शायद वो लिख नहीं सकते थे। 1 ट्रिलियन, बिलियन, है ना, इस तरीके से नंबर्स लोगों ने बताने शुरू कर दिए। लेकिन अब वो भी समझदार हो गए, उन्होंने भी नंबर्स इतने मतलब बताने शुरू कर दिए जो कम यानी वो लिख सके, उतने नंबर्स लोगों ने लाने शुरू कर दिए। तो टोटल सप्लाई चाहे कम है चाहे ज्यादा है, ये मायने रखता है। ठीक है, इसके बाद ये तो पहला पॉइंट हो गया कि टोटल सप्लाई कितना वो क्या कहते हैं है उसका। साथ ही साथ दूसरा है माइनिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनिंग प्रोसेस, जितनी भी जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होती है वो जनरली एक माइनिंग प्रोसेस के थ्रू वो टोटल सप्लाई का पॉइंट्स धीरे धीरे आते हैं। यानी जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होती है उसकी टोटल सप्लाई पहले दिन आती नहीं है मार्केट में, है ना। ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होती है वो धीरे धीरे सब्जेक्ट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट वो आना शुरू होता है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, माइनिंग प्रोसेस बेसिक बड़े मशीनों के थ्रू ये माइनिंग प्रोसेस होती थी। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर, जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, ग्राफिक्स कार्ड, हेवी ग्राफिक कार्ड्स के थ्रू होने लगी। अब माइनिंग प्रोसेस बदल गया, अब आपके मोबाइल से भी आप माइनिंग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, लेकिन वो आता थ्रू प्रोसेस से ही है। तो ये जानना जरूरी है कि उसका माइनिंग प्रोसेस कौन सा है। इसके साथ साथ उसका ब्लॉकचेन क्या है, यानी उसको रखा कहां जाता है। बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है,
ब्लॉकचेन अगर मैं बात करूं इन सिंपल टर्म्स में, एक डिजिटल लेजर हम कह सकते हैं उसको, जैसे बही खाता हम जिसे कहते हैं, वो डिजिटल लेजर है ब्लॉकचेन, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिक्चर में आप देख रहे होंगे, एक अलग अलग कंप्यूटर के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि एक अगर मैं बात करूं यूट्यूब की या फिर फेसबुक की या गूगल की बात करें, तो आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर सर्वर में डाटा स्टोर्ड होता है। बट यहाँ ब्लॉकचेन में क्या होता है कि डाटा तो स्टोर्ड होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सर्वर में नहीं स्टोर होता है, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से छोटे 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 पीसेस में। क्योंकि ये ब्लॉकचेन होता कैसे, एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर डाटा, यानी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 5 मिनट और 5 MB डाटा होते एक नया ब्लॉक बन जाता है। तो वो नया ब्लॉक जैसे डेवलप होता है, तो जितने लोगों के पास ये ऑलरेडी ये ब्लॉकचेन का डाटा स्टोर्ड है या डाउनलोडेड है, वो ऑटोमेटिकली उन सब के पास वो चला जाता है। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास भी ये ब्लॉकचेन का एक डाटा स्टोर्ड है, मान लेते मेरा मोबाइल अगर खराब हो भी गया, तो पैरेलली वही सेम डाटा हजारों लाखों लोगों के मोबाइल में सेव्ड है। ठीक है, अब क्योंकि ये सब जगह सेव्ड है, बहुत सारे लोगों के पास सेव्ड है, तो क्या हुआ कि ये डाटा ऑलरेडी उनके सिस्टम में चला गया है। अब कोई छेड़छाड़ करना चाहे, इस ब्लॉकचेन के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहे या इसका डाटा छेड़छाड़ करना चाहे, तो जितने लोगों के पास वो डाटा है, उन सब सिस्टम को एक साथ लाइव होना बहुत जरूरी है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस कारण ब्लॉकचेन एक सेफ एंड सिक्योर सिस्टम बन चुका है। इसके अंदर एक बार जो डाटा चला जाता है, वो नॉन एडिटेबल होता है। ठीक है, यानी एक बार डाटा चला गया, तो उसके अंदर का डाटा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, एक नया ब्लॉक बना करके नया डाटा आप जरूर उसके साथ डाल सकते हैं। इसी कारण से अब आने वाले टाइम के अंदर इसमें प्रॉपर्टी का, इसके अलावा इसमें मेडिकल जो हिस्ट्री है, हमारा जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्ट्री है, ये सब चीजें धीरे 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 ब्लॉकचेन पे आ चुकी है। ठीक है, एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस ब्लॉकचेन से ये होने वाला है। अब ये तीन चीजें, जनरली टोटल सप्लाई, माइनिंग प्रोसेस और ये ब्लॉकचेन, और खासकर जो कॉइन और अगर टोकन, क्योंकि जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है उसको हम लोग कॉइन बोलते हैं, और उस ब्लॉकचेन पे अगर किसी टेम्पररी या फिर कोई किराए का, या फिर आप उसको कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई और बनाता है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो उसको टोकन बोला जाता है। अब इस तीन फॉर्मूले के ऊपर या तीन बेसिक लॉजिक्स के बिहाफ पर अगर हम करंट सिनेरियो में जो एग्जिस्टिंग जो टॉप करेंसीज हैं, जो टॉप कॉइन्स हैं, उनको अगर हम तुलना करें, तो हम ये उसको एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले 2008-9 में बिटकॉइन आया। ब्लॉकचेन तो 1990 से इसके ऊपर काम चल रहा था, लेकिन उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो पहला कॉइन आया वो है बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन ने क्या किया, जैसे कुछ डेवलपर्स ने, क्योंकि यहां पर मैंने कहा कोई ओनर नहीं होता, बिटकॉइन का भी कोई ओनर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, बना करके उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया। अब उस ब्लॉकचेन के ऊपर जितना डाटा ट्रांजैक्ट हो रहा है, वो सब कम्युनिटी कर रही है। यानी बिटकॉइन को लेने वाला भी एक इंडिविजुअल है, देने वाला भी इंडिविजुअल है, और उसको यूज करने वाला भी इंडिविजुअल है। इसका कोई मालिक नहीं, क्योंकि कुछ प्रोग्रामर्स ने 2008-9 में एक प्रोग्राम बना करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया और वहां लिख दिया 2 करोड़ 10 लाख टोटल लाइफ टाइम में बिटकॉइन आएंगे, यानी 2 करोड़ 10 लाख ही लाइफ टाइम में आएंगे। अब एक बार ये डाल दिया, तो अब जिन प्रोग्रामर्स ने बना के डाला था, वो खुद भी अगर आज चाहें तो भी उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो डिसेंट्रलाइज हो गया। वो कितने लोगों के पास कहां चला गया, डेवलपर्स को भी नहीं पता, और वो डेवलपर्स कौन है वो भी किसी को नहीं पता। एक सतोशी नाकामोटो के नाम से एक नाम चलता है, वो उसी के नाम पे ये चल रहा है, लेकिन सतोशी नाकामोटो कौन है, कहां का है, जिंदा है या मर गया, किसी को नहीं पता। उस प्रोग्रामर ने 2 करोड़ 10 लाख लिख करके वो ब्लॉकचेन पे डाल दिया, लेकिन आने का तरीका, यानी सेकंड जो प्रोसेस मैंने क्या बताया, माइनिंग प्रोसेस, वो माइनिंग प्रोसेस भी लिख दिया। एक एल्गोरिदम, एक प्रोग्राम डाल करके चले गए कि भाई फिजिकल मशीन्स जो कि लाखों रुपए की आती थी, वो एक ऐसी जगह पर लगा करके वहां पे बिजली, टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन करके जब मशीनें चलती थी, तो उसके साथ साथ नए बिटकॉइंस आने शुरू हो गए।
सब्जेक्ट टू ट्रांजैक्शंस, यानी जितने ट्रांजैक्शंस होते गए नए नए बिटकॉइंस आते गए। अब क्योंकि वो मशीन जिसने लगाया उसको भी एक सर्टन फीस मिलता था, यानी उसको भी बिटकॉइन के रूप में फीस मिलता था। तो ऐसे करते 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 2009 से अब तक 1,90,00,000 बिटकॉइन आ चुके हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, 1,90,00,000 बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं। इसका तरीका मैंने बताया, प्रूफ ऑफ वर्क, यानी फिजिकल मशीन लगा करके यहाँ पे माइनिंग होती थी। सेफ एंड सिक्योर ब्लॉकचेन है, इतना सेफ एंड सिक्योर है कि आज तक बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को कोई हैक नहीं कर पाया, ना उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर पाया। यानी जितने भी बिटकॉइन 2,10,00,000 है वो उतने ही आने वाले, अब तक 1,90,00,000 आ चुके हैं, बाकी के 20 लाख अगले 100 साल में वो आने। धीरे 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 जितना टाइम बीतता जाएगा उतने कम 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 नए नए बिटकॉइंस आते रहेंगे। सेफ एंड सिक्योर ब्लॉकचेन, और इसकी क्योंकि 2008-9 में आया था तो उस टाइम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इतना एडवांस नहीं था, पर उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस था। तो 6 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड बिटकॉइन ट्रैवल करता है, यानी जब एक साथ अगर कोई मान लीजिए ट्रांजैक्शन करता है तो 1 सेकंड में 6 ट्रांजैक्शंस ही वो पूरे होते हैं, बाकी लाइन में रहते हैं। तो ये है बिटकॉइन की, और शुरुआत ये लगभग 5 रुपए के आसपास यानी 10 सेंट के आसपास हुआ। हाईएस्ट ये 55 लाख रुपए के आसपास पहुंचा, और आज की डेट में भी लगभग 18-20 लाख रुपए के आसपास ये क्या कहते हैं लेन देन हो रहा है दुनिया भर में। 18-20 लाख रुपए के आसपास, यानी जो 5 रुपए का चला था आज भी 18 लाख रुपए, केवल और केवल लगभग 12 से 13 साल का ये कहानी। यानी अगर मान लीजिए करीब करीब लगभग जब 2009 में अगर मान लीजिए आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज से करीब 10-12 साल पहले अगर मैंने आपको बोला होता और 1 लाख रुपया अगर आपने लगाया होता 2009 में जब ये शुरुआत हुई थी, तो आज उसकी कीमत 4,000 करोड़ रुपए के आसपास आपका 1 लाख रुपए बनता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आज उस टाइम अगर मैं आपका आमने सामने होता तो तब भी आप शायद सोच में पड़ते। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुआ, एक नया आदमी, रशिया का आदमी विटालिक करके है, उसने क्या किया, एक नया ब्लॉकचेन, एडवांस्ड अपडेटेड ब्लॉकचेन बनाया। क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन की सक्सेस को देखते हुए 2009 में बिटकॉइन आया था, उसके बाद 2014 में एक नए डेवलपर्स ने दोबारा मिलकर के ब्लॉकचेन के जो बेनिफिट्स को देखते हुए एक नया ब्लॉकचेन बनाया इथेरियम के नाम से। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कर दिया कि बिटकॉइन की जो क्रिप्टो जो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन था उस पे सिर्फ बिटकॉइन चलता था, लेकिन इथेरियम वाले ने बोला कि भैया मेरा जो ब्लॉकचेन है इस पर कोई भी आए मेरे साथ एक डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, यानी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और कॉन्ट्रैक्ट करके मुझे फीस दे और अपने प्रोजेक्ट्स मेरे ब्लॉकचेन पे बना सकता है, सब्जेक्ट टू जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उसमें फीस के तौर पे मैं इथेरियम ही लूंगा। ठीक है, तो उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसा ब्लॉकचेन जनरेट किया जहां पर एक सेफ एंड सिक्योर के साथ ओपन सोर्स, यानी आप आए कोई भी जाए, कोई भी जाकर के वहां पर अपने नाम से प्रोजेक्ट बना सकता था और कॉइन बना सकता था। तो जबकि अब ये इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे जब कोई कॉइन बनाएगा तो उसका क्या नाम होगा, वो टोकन कहलाएगा। जबकि खुद क्योंकि इथेरियम का खुद का ब्लॉकचेन है तो वो कॉइन हो गया, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म पे जो बनेगा वो टोकन कहलाता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस्ड हुई, ठीक है, इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड बिटकॉइन से और फास्ट हुई क्योंकि 5 साल में टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, 20 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। लेकिन इथेरियम ने क्या कर दिया कि सप्लाई के नाम पर, जैसे मैंने कहा था टोटल सप्लाई के नाम पर यहाँ पर कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया, यानी यहाँ पर कितने कितने इथेरियम आएंगे वो स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन आने का प्रोसेस जरूर डाल दिया, माइनिंग प्रोसेस। मैंने क्या, बेशक उसने नंबर नहीं डाला हो, लेकिन उसने ये डाल दिया कि भैया ये आने का तरीका डाल दिया, ये नहीं कि पहले दिन ही सब कुछ निकाल के रख दिया हो। तो उसने आने का तरीका जो बिटकॉइन के दौरान फिजिकल मशीन से आता था, यहाँ पर इसने हाई एंड ग्राफिक कार्ड वाले कंप्यूटर के थ्रू माइनिंग का प्रोसेस डाल दिया। अब तक यानी 2014 से अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इथेरियम के फीचर्स इतने शानदार उन्होंने बना दिए कि बहुत ही सारे इसमें फीचर्स डाल दिए इसमें।
और क्योंकि फीचर्स भी डाल दिया, ब्लॉकचेन के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म भी बना दिया, तो एक ह्यूज कम्युनिटी जो कि दुनिया भर की बहुत बड़ी कम्युनिटी इथेरियम पे घुस गई। यानी वहां पर अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने उन्होंने शुरू कर दिए। यहाँ पे एनएफटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो काफी सारी चीजें वहां पर बनने शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड कम थी, यानी आज के हिसाब से बात करें तो 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड एक बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने वहां पर उसकी वजह से थोड़ी सी गैस फीस का इश्यू आने लगा। उसको भी अब धीरे धीरे वो एडवांसमेंट करते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में ये भी फिजिकल कंप्यूटर से माइनिंग होता था इथेरियम का, जो 15 सितंबर के बाद प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट हो गए। यानी अब यहाँ पर भी माइनिंग का प्रोसेस जो है वो एडवांस्ड हो गया। कैसे हुआ? उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई 2018 में, जो कि ट्रॉन करके एक और जस्टिनसन इसका चाइनीज बंदा है, उसने एक नया ब्लॉकचेन क्रिएट किया, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या कर दिया, प्रूफ ऑफ स्टेक की टेक्नोलॉजी लेके आए। यानी जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर टाइम बदलता रहता है, एडवांस होती रहती है। जैसे आपके हाथ में भी अगर आज बात करें तो मोबाइल में भी हर कुछ दिन बाद अपडेट्स आते हैं, वैसे ही यहाँ पर ब्लॉकचेन में भी एक नया अपडेशन आया। जो पहले 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर फिजिकल कंप्यूटर से जो माइनिंग होती थी, वो यहाँ पर ट्रॉन के अंदर उन्होंने वो टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दी। वो क्या कर दिया, आपके एग्जिस्टिंग मोबाइल से, लैपटॉप से, टैब से, यानी जो आपके पास अपना जो आज की डेट में जो करंट सेटअप है, उसी को 24 घंटे चालू करके आप माइनिंग भी कर सकते हैं क्रिप्टो कॉइन्स का, ठीक है। तो ट्रॉन ने वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। यानी उस वॉलेट के अंदर जो इनका अपना ब्लॉकचेन का वॉलेट है, उसके अंदर आप कॉइन्स रखें, उनके कॉइन्स रखें और उसको 24 घंटे इंटरनेट से और बिजली से चालू रख दें, तो आपके पास नए कॉइन्स आने शुरू हो जाएंगे। सेफ एंड सिक्योर इसका भी ब्लॉकचेन है, ओपन सोर्स है, यानी ट्रॉन के ऊपर भी आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, नए टोकन बना सकते हैं आप। लेकिन टोटल सप्लाई के नाम पे इन्होंने 10,000 करोड़ की सप्लाई कर दिया, जहां पर सर्कुलेशन में आज की डेट में 9,000 करोड़ ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि बिटकॉइन की बात करें, जैसे इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ट्रॉन सबसे फास्टेस्ट हो गया इन तीनों में से, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज होने से ट्रांजैक्शन स्पीड भी बढ़ गई, 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। यानी ट्रॉन 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, जबकि बिटकॉइन 6 ट्रांजैक्शन, इथेरियम 20 ट्रांजैक्शन और ट्रॉन के 2000 ट्रांजैक्शन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, ट्रॉन। बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और कम्युनिटी की बात करें तो इथेरियम बहुत बड़ी कम्युनिटी है। वेराज अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बिटकॉइन आज की डेट में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इथेरियम आज की डेट में लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास एक इथेरियम है, जबकि ट्रॉन 5 रुपए के आसपास। अब ये तीनों में फर्क क्यों है? क्योंकि सप्लाई, जितनी कम सप्लाई और डिमांड ज्यादा, वो रेट बढ़ता है, और जिसकी क्या कहते हैं सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वो रेट गिरता है। इसी कारण से बिटकॉइन की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है टोटल सप्लाई, जो कि बहुत कम है। इथेरियम की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से वहां पे भी बहुत डिमांड उसकी काफी अच्छी खासी है। ट्रॉन क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, उस कारण वहां पर 5 रुपए के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। अब आप अपने आप मन में आप रखिएगा और क्या कहते हैं ये सोच के बताइए, दिमाग में आप अपना सोच के देखिएगा कि अगर कोई ऐसा नया टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर के आए जहां पर ट्रॉन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रॉन की है, ठीक है। अब फीचर्स जो है इथेरियम के अगर हम लोग उसमें डाल दें, और सप्लाई जो है बिटकॉइन जितना ही अगर हम लोग रखते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में सिर्फ बिटकॉइन चलता है, इन तीनों निकाल करके जब हम एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाएंगे, आई एम श्योर आपको भी लगेगा कि भाई वो बिटकॉइन को भी बीट करने वाला है। क्यों बिटकॉइन को बीट करने वाला है? उसका मैं सिंपल रीजन बताता हूं, क्योंकि बिटकॉइन जितनी सप्लाई के साथ अगर इथेरियम जितनी फीचर डाल दें और एक कम्युनिटी डेवलप हो जाए, तो क्या होगा, उसमें ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाएंगी, और क्योंकि लिमिटेड सप्लाई होने के कारण उसके रेट भी बढ़ता जाएगा। अब एक और बात जो बिटकॉइन को बीट करने की बात बोलूं तो आज बिटकॉइन जितनी सप्लाई तो हमने रख दी है, यानी ब्लॉक ऑरा जिसकी मैं आप इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आपको, वो ब्लॉक ऑरा की टोटल सप्लाई की अगर बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ यानी बिटकॉइन के बराबर ही हमने रखा हुआ है इसको, 2.5 करोड़, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन की आज की डेट में जो सर्कुलेशन सप्लाई है 1.9 करोड़ आज की डेट में
सप्लाई है, ठीक है। लेकिन ब्लॉकरा की अगर बात करें तो केवल और केवल सिर्फ 20 लाख ही आज की डेट में यहाँ पर सर्कुलेशन में है, केवल 20 लाख, जबकि इथेरियम के 12 करोड़ है और ट्रॉन के 9,000 करोड़ सर्कुलेशन में आज की डेट में ऑलरेडी घूम रहे हैं। फीचर्स की अगर बात करूं तो इथेरियम से भी शानदार, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी बहुत एडवांस होती जा रही है, तो फीचर वाइज अगर बात करें तो इथेरियम से भी शानदार, ठीक है। और टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ट्रॉन की जो टेक्नोलॉजी है POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक से भी एडवांस्ड हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, जिसके कारण ट्रांजैक्शन स्पीड जो कि बिटकॉइन की 6, इथेरियम के 20 और ट्रॉन की 2000 है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ करके 5 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड तक की स्पीड बन चुकी है, ठीक है। ये भी ओपन सोर्स है, यहाँ पर भी ब्लॉकरा के ऊपर भी आप यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अपने टोकन्स बना सकते हैं, NFTs बना सकते हैं, Web3 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कस्टोडियन टोकन्स बना सकते हैं, काफी सारी चीजें आप बना सकते हैं। अब ये जो 5 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड की जो स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी ये ब्लॉकरा का जो ब्लॉकचेन है टेस्ट नेट पे लाइव है। मतलब हमारा ब्लॉकचेन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होकर के हमने डेवलपर्स के हाथ में दे दिया, यानी दुनिया भर के डेवलपर्स, क्योंकि मैंने बताया ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जब एक बार उसको लाइव कर दिया जाता है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होती है, ट्विकिंग जरूर होती है लेकिन छेड़छाड़ नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से हमने कहा कि भाई पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम लोगों ने डेवलपर्स को इनवाइट करके हमने उसको हैंडओवर कर दिया है कि भैया अब ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया है और इसको आप चेक करें हर तरीके से। तो उन लोगों ने चेक करके हमको फीडबैक दिया है कि इसकी जो स्पीड है वो स्पीड 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक की स्पीड है। अब यहाँ पे सिर्फ स्पीड ही नहीं, यहाँ पर फीस को भी हम लोगों ने बिल्कुल नेग्लिजिबल रखा है, क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले ट्रांजैक्शन में आपने देखा कि भाई 2000 से सीधा 5 लाख कैसे हो गया। फ्रेंड्स आपको बता दूं तो ट्रॉन के बाद भी ऐसे कई सारे ब्लॉकचेन्स हैं जहां पर ट्रांजैक्शन स्पीड 20,000, 40,000 और हिंदुस्तान का ही एक डेवलपर ने बनाया है पॉलीगॉन मैटिक के नाम से, जिसकी ट्रांजैक्शन स्पीड 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। उससे भी एडवांस हमारा ये प्रोजेक्ट आप सबके सामने रखा हुआ है, जहां पे फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन लॉन्च, NFT मार्केट, स्वैप एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, कस्टोडियन, ये ऐसे ऐसे फीचर्स हम लोग लेकर के आए हैं जो इथेरियम से भी एडवांस्ड है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, ये फीचर्स तो है ही हैं, डेवलपर्स इसको टेस्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑडिट एक कंपनी है जिसका नाम है फेरी प्रूफ, जिसने ऑलरेडी इथेरियम और USDT जो कि दुनिया की नंबर 3 कॉइन है उसको ऑडिट कर चुका है। उसी से ब्लॉकरा की कोडिंग भी ऑडिट हो चुका है और वहां से हमको रिपोर्ट भी मिल चुका है, यानी ऑडिटेड रिपोर्ट। जैसे आप सब देखते होंगे कि कोई भी बिजली का सामान लेते हैं तो आप ISI का मार्क देखते हैं, या फिर कोई गोल्ड लेते हैं तो हॉलमार्क का देखते हैं, है ना। ऐसे ही अगर आपको कोई कंपनी की ऑडिटिंग करनी होती है तो ISO फलाना फलाना नंबर का होता है, अलग अलग जैसे रिपोर्ट होती है जो कि ऑथेंटिसिटी बढ़ाती हैं। तो ऐसे ही हमारी जो ब्लॉकरा और कम्युनिटी, जो क्रिप्टो कम्युनिटी में फेरी प्रूफ का एक बहुत रिस्पेक्टेबल नाम ऑलरेडी है, उसी से हमारा ये ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है। कहने का मतलब हम फुल्ली एक हिसाब से ऑथेंटिक, जिसे हम कह सकते हैं, आपको ये देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करें कि अब इसको लिया कैसे जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड सर्कुलेशन से आपके पास आ रहा है, इसमें से जैसे मैंने कहा कि 2.5 करोड़ में से केवल 20 लाख ही सर्कुलेशन में है, और हमारा खुद का जो ब्लॉकचेन जो मैं आपने देखा ये ऑलरेडी टेस्टनेट पे है, और मार्च के अंदर, कमिंग मार्च 2023 में ये ब्लॉकचेन जो है मेन नेट यानी पब्लिक के लिए ये चालू होने वाला है। मार्च के अंदर बिल्कुल बुर्ज खलीफा से इसकी प्रमोशन शुरू होगी। दुनिया भर के जितने भी रिनाउंड लोग हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो जानकार हैं उन सबको वहां पे बुलाया जाएगा, और उसके साथ साथ इसकी जबरदस्त तरीके से प्रमोशन, ऑलरेडी इसकी प्रमोशंस जितनी भी आज की डेट में, क्योंकि कम्युनिटी डेवलप हो रहा है आज की डेट में, ठीक है। अब इसको कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि जो बिटकॉइन है 5 रुपए से आज 18 लाख रुपए आज की डेट में भी है, ठीक है, जबकि उसमें सिर्फ
क्वाइन ही चलता है बिटकॉइन के उस पर। हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा एडवांटेज है, यानी आप और लोग भी आकर के प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो अब इसमें ग्रोथ के बहुत जबरदस्त चांसेस आपको मिलने वाले हैं। तो अब इसको आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आप जो ब्लॉकरा का क्वाइन है जिसको हम टी बैक बोलते हैं, TBAC, उसको कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी एक्सचेंज जो कि रिनोन्ड एक्सचेंजेस हैं, जैसे वजीरेक्स है, जेपे है या बाइनेंस है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करें, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देकर के अपना वहां पे अकाउंट ओपन करें, KYC कंप्लीट करें, अपना बैंक अटैच करें, फिर वहां से आप पॉलीगॉन मैटिक, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा पॉलीगॉन के साथ पेयरिंग है, यानी ब्लॉकरा का मैटिक के साथ पेयरिंग है। आने वाले टाइम में बहुत सारे कॉइन्स के साथ आपकी पेयरिंग मिलने वाली है। साथ ही साथ जैसे आप पॉलीगॉन मैटिक आप बाय करते हैं, यूनिस्वैप का एक एक्सचेंज का आपको जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उसको आप ओपन करें, उसके साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करें, जिसमें भी आपका वॉलेट है, जिसमें कि आपका मेटामास्क है या फिर सेफपाल है या ट्रस्ट वॉलेट है, जो कि वॉलेट्स है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स है, इसमें आपका एसेट रखा होता है, उसको आप कनेक्ट करें। फिर उसके बाद उसके साथ क्या कहते हैं, पॉलीगॉन के साथ हमारा पेयर हो रखा है, तो आप उसको स्वैप करें, मतलब आप मैटिक देकर के टी बैग खरीद लें, ठीक है। जैसे कि हम लोग गोल्ड देकर के पैसा लेते हैं या पैसा देकर के गोल्ड लेते हैं, ये आप यहाँ पर मैटिक देकर के आप टी बैग खरीद लें, अपने पास अपने वॉलेट में ही संभाल के रखें। आपके पास जैसे मैंने कहा कि आप ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल या फिर आप मेटामास्क जैसे बहुत सारे वॉलेट्स आते हैं, उसमें आप संभाल के इसको रख सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर जैसे कि थोड़ा टाइम, मतलब ये नहीं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स या फिर फाइनेंशियल मार्केट में जितना टाइम देते हैं उतनी ज्यादा ग्रोथ होती है। जैसे बिटकॉइन की भी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 12-13 साल लग गए उसको ग्रोथ, बीच में अप्स एंड डाउन्स चलती आई हैं, या अप्स एंड डाउन्स चलती रहती हैं। आज भी अगर मैं बात करूं तो इसकी भी, बिटकॉइन की भी बहुत तेजी से ग्रोथ की एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया है। तो यहाँ पर ब्लॉकरा के अंदर आपको एक दोबारा मौका मिला है शुरुआत करने का क्रिप्टो इंडस्ट्री में आकर, ठीक है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे आपने लेके रख सकते हैं, आने वाले टाइम के अंदर इसको ग्रोथ बहुत जबरदस्त आपको मिलने वाला है। लेकिन हम लोगों को क्या सोच होती है कि भाई कल को मान लेते हैं कि हमने लेकर के रख लिया और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको क्या कर सकते हैं, क्या ना, जो हमारी डर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपने इसको बाय किया है, जैसे आपने इसको स्वैप किया है, उसी मॉडल से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, एक सिंपल डिसेंट्रलाइज्ड पूल के ऊपर इसका रेट बढ़ने का एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है, और इसमें जो जेन्युइन अगर मैं कॉइन की बात करें तो कैसे वो पंपिंग एंड डंपिंग से बच सकता है, उसका एक सिंपल लॉजिक है जो यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लॉजिक होता है जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग लॉजिक। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में जैसे मैं बता दूं तो एक गोल्ड की दुकान की तरह, जो मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, गोल्ड की दुकान में हम क्या करते हैं, जब हमको गोल्ड लेना होता है तो हम पैसा देते हैं और गोल्ड खरीदते हैं, और जब हमको पैसा चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिंपल गोल्ड लेके जाते हैं और पैसा लेकर के आते हैं। तो यही चीज एक डिसेंट्रलाइज्ड लॉजिक के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि मैंने एक कॉइन डेवलप किया, मैं एक डेवलपर हूं और मैंने एक कॉइन डेवलप कर दिया, ठीक है, कोई भी XYZ आप नाम दे सकते हैं, और 10,000 कॉइन मैंने उसके बना लिए, और साथ ही साथ उसको 10,000 कॉइन बना करके $10,000 भी मैंने सामने लेकर के बैठ गया, यानी इस पूल में मैंने डाल दिया, जहां पर 10,000 कॉइन और $10,000। तो कीमत कितनी होगी, ऑब्वियसली $1 की कीमत होगी। अब एक आदमी इस लॉजिक पे काम कैसे करता है, सिंपल लॉजिक यहाँ पे डाला जाता है कि जितनी परसेंटेज की बाइंग होती है उतनी परसेंटेज ये रेट बढ़ता जाता है। इसका एल्गोरिथम ऐसा सेट है कि भाई जितनी बाइंग होगी उतना रेट बढ़ता जाएगा, जितनी सेलिंग होगी उतना रेट गिरता जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने 10,000 कॉइन मैंने बनाया, $10,000 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो कॉइन की कीमत होगी $1। अब एक सज्जन आते हैं, मान लेते हैं कोई अमर एक सज्जन है, वो आकर के 2,000 कॉइन मेरे से बाय कर, तो उसके बदले में मेरे को $2,000 दे दिया। अब यहाँ पे जैसे एल्गोरिथम जैसे सेट मैंने बताया है कि भाई 20%, यानी 2,000 का मतलब है टोटल सप्लाई का 20% की बाइंग होगी, तो कॉइन का रेट कितना बढ़ेगा, 20%, कीमत होगी $1 से 1.20। अब अमर के पास 2,000 कॉइन चले गए और मेरे पास कितने रह गए, 8,000 कॉइन, ठीक है ना।
क्योंकि मेरे से वो चले गए। अब मेरे पास उसने पैसा दे दिया है, डॉलर दे दिया, यानी मेरे पास डॉलर बढ़ गया और कॉइन घट गया। अब अमर को ये फॉर्मूला पता लग गया, उसने भी कहा कि भाई ठीक है, मैं भी पूल ओनर बनता हूँ। कीमत कितनी होगी? 1.20। कॉइन है उसके पास 2000, 2000 का 1.2 के हिसाब से कितना हुआ? $2400 की कीमत के उसके पास कॉइन है। अब वो भी पूल में आ जाता है, 2000 कॉइन लेकर के और $2400 लेकर के वो भी खड़ा हो जाता है। तो अब मैं 8000 का पूल मैं बन गया और अमर हो गया 2000 कॉइन का पूल ओनर। रेट हो गई बढ़ करके 1.20। अब मान लेते हैं कि अकबर करके एक और बंदा आया, उसने 1000 कॉइन की डिमांड करी, ठीक है, 1000 कॉइन उसने बाय की, तो 1.2 के हिसाब से उसने 1000 कॉइन का पैसा दे दिया। अब क्योंकि हम 2 पूल ओनर हैं, तो उसके पास जो अकबर के पास जो जाएगा वो मेरे से 10%, क्योंकि वो 10% टोटल सप्लाई का उसने मांग रहा है। तो 8000 कॉइन का पूल ओनर मैं हूं, तो 800 मेरे यहां आएंगे और हम दोनों के